दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल PSE क्लासेस प्रिपरेशन ऑफ सरकारी एग्जाम्स। क्लिक ऑन PSE क्लासेस, चूज योर फ्यूचर। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने देख लिया फिजिक्स के सीरीज में कि पहला हमारा जो यूनिट था, फर्स्ट यूनिट जो था हमारा, वो था फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए आप लोग। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा जो था वो था हमारा मोशन था। तीसरा जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है पावर, वर्क एंड एनर्जी, शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो दोनों सेशन था फिजिक्स के, वो दोनों आपको अच्छी लगी होगी। आपने उसे खूब प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा पावर, वर्क एंड एनर्जी। तो अपने चैप्टर का नाम स्टार्ट करते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप लोग खूब मन लगा के मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी पाना आसान नहीं है आजकल के समय को देखते हुए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप ही के कई दोस्त UPSSC में बैठेंगे और आपको भी पता होगा कि इसमें कम से कम 22 से 25 लाख लड़के बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी में, वो रहेगा वर्क। तो आइए वर्क से स्टार्ट करते हैं। पहला और फर्स्ट पॉइंट, वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्क मीन्स कार्य। कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, जब उस पर हम बल लगाते हैं तो जो वो वस्तु है वो बल की दिशा में जो बल की दिशा में क्या होता है, वो विस्थापित हो जाता है। तो जब वो बल की दिशा में स्थापित होता है उसी को बोलते हैं कार्य। तो आइए इसको पॉइंट के रूप में देखें। जैसे कि ये एक वस्तु है, जब हम इसके दिशा में, जब इसके दिशा में हम बल लगाते हैं तो ये वस्तु इसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। जब ये वस्तु है, इसे किसी भी दिशा में जब हम बल लगाते हैं तो ये उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। इसी को कार्य कहा जाता है। तो आइए इसी को पॉइंट के रूप में देख लेते हैं कि कार्य क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो जिस दिशा में बल लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं और वस्तु इसी दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो उसके द्वारा जितना विस्थापित हुआ और जितना बल लगाया गया उन दोनों के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं।
तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि W बराबर F इंटू एस। देखिए ये हमारा है सदिश राशि, बल हमारी सदिश राशि है, विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है, इसीलिए देखिए W बराबर F इंटू एस, या इसे ये भी कहते हैं कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ये इसको एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फिगर हम इधर ही बना दे रहे हैं, जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये कोई वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है और इस दिशा में बल लगाया गया है, इस दिशा में बल लगाया गया और ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये इसका विस्थापन है और इस दिशा में इसको बल लगाया गया, इस दिशा में इस वस्तु पे इस दिशा में इस वस्तु पे बल लगाया गया और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो जो हमारा फार्मूला होगा वो हमारा होगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 होगा तब क्या होगा, जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा। तो हम एक एक पॉइंट पे अभी डिस्कशन कर लेंगे और उसको लिख भी लेंगे। तो आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए कि W बराबर एफ इंटू एस होता है और W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा भी होता है। अगर हमारा कोई वस्तु यहाँ पे इस पॉइंट पे रखा हुआ है और इसमें इस डायरेक्शन पे अगर कोई एक फोर्स लगता है, मान लो उसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हो गया उस वस्तु का, और जो F और S के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो हमारा किया गया कार्य जो होगा वो W बराबर एफ एस कॉस थीटा होगा। तो आप लोग समझ गए कि कार्य क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो वस्तु जिस दिशा में वस्तु पर बल लगाया जाता था या जब बल लगाया जाता है उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है, तो उसके विस्थापन एवं बल के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। तो ये आपके सामने है W बराबर एफ इंटू एस, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये वस्तु है, जब इस दिशा पे फोर्स लगाया गया, जब इस दिशा में इस पे फोर्स लगाया गया तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक उसका विस्थापन हो गया, तो जो एफ एस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो जब हमारा जो कार्य होगा तो वो हमारा एफ इंटू एस कॉस थीटा होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि जब ये कंडीशन क्या होगा जब हमारा थीटा की वैल्यू कुछ और होगा। तो कार्य के बारे में 2-3 पॉइंट और देखते हैं। कार्य हमारा क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। देखिए लिख लेते हैं इसमें एरो बना के। कार्य जो है वो हमारा एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कार्य हमारी एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का जो मात्रक होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, हम एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसके आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, ठीक है। अगर हम इसकी सीजीएस की बात करूं, सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहीं पे कार्य का अन्य मात्रक अर्ग भी होता है। कार्य का अन्य मात्रक अर्ग होता है। ये आप लिख लीजिए, ये सीजीएस सिस्टम में होता है, ये सीजीएस सिस्टम।
तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको बताया था जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा था कि सीजीएस जो हमारा सिस्टम है उसमें जो है हमारी इकाइयाँ बहुत छोटी छोटी रहती हैं, और यहाँ पे एसआई यूनिट में जो जूल है, जूल का मान जो है वैल्यू वो बड़ा है, और सीजीएस में अर्ग का मान छोटा है। और हमें पता है कि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग भी होता है, तो इसको लिख लिया जाए। तो 1 जूल बराबर 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछते हैं आपसे, जिस मैक्सिमम सभी को पता होना भी चाहिए। यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है फिजिक्स में, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। वर्क में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम इसके जैसे कि अभी तक हम लोगों ने चाल वेग सब में सबका मान पढ़ते आए, इसी प्रकार जो कार्य का मान है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आइए इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं और लिखते हैं कि कार्य का जो मान है, इसी में कार्य के अंतर्गत लिखते हैं एरो लगा के, कार्य का मान, कार्य का मान पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकता है। देखिए, कार्य की जो वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव आएगी, या तो निगेटिव आएगी, या हो सकता है कि जीरो, लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो कार्य का मान पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम आपको आइए दिखाते हैं कि जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे आपका एस था, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा था, यहाँ पे आपका थीटा था, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा था। अब हम देखते हैं, हमारा फार्मूला था W बराबर Fs cos थीटा। देखिएगा, अब हम देखेंगे थीटा की हम अलग अलग वैल्यू को रख के देखेंगे कि हमारा जो वर्ग है वो कब जीरो होगा, कब अधिकतम होगा, कब वो पॉजिटिव होगा। तो आइए हम इस पॉइंट को देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद न करना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि फिजिक्स जैसी चीज़ों में आपको कुछ याद करना पड़े। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फार्मूला ये था, W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। तो देखिए, जब थीटा की वैल्यू, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जब थीटा बराबर 0 होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा, ये एफ एस बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जो फोर्स अभी हम इंक्लाइन पे लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स होगा बिल्कुल एस की डायरेक्शन में लगाएंगे, और जब हम एस की बिल्कुल डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमारा जो वर्क होगा वो सबसे अधिकतम होगा। और आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा कॉस, जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जो डब्ल्यू आएगा हमारा वो एफ एस आएगा, और इस कंडीशन में जो हमारा वर्क होगा वो सबसे अधिकतम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब थीटा बराबर 0 होगा तो कार्य अधिकतम होगा। सब कुछ फिजिक्स है, अब समझते चलिए। जब जैसे कोई वस्तु है, जब हम बिल्कुल उसके 0 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका विस्थापन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर उस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उस समय जो हमारा कार्य होगा वो बिल्कुल ही सबसे अधिकतम होगा। और लेकिन जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, मैं आपको इस पॉइंट को ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए ये वस्तु रखा हुआ है, इस पॉइंट के लिए समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट ए यहाँ पे रखा हुआ है, और एस हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, और जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा फोर्स भी लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा कार्य होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो
कार्य। अब आप लोग बताइए कि कार्य क्या होगा। जैसे इस पॉइंट से अगर हम देखें तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और जब जीरो का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे तो इस यहाँ पे इसकी पूरी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा जो कार्य होगा वो 0 होगा। अगर हम फिगर के माध्यम से देखें तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे इसकी कंडीशन S है, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर मीन्स इसके जस्ट 90 डिग्री पे लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, और तो इस कंडीशन में जो हमारा कार्य होगा वो बिल्कुल 0 होगा। तो यहाँ पे लिख ले, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कार्य 0 होगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जो मैंने लिखा है कि कार्य का मान पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब हम देखते हैं अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पे कि देखिए जब थीटा का मान अगर वो 90 डिग्री से छोटा है, और जब वो 90 डिग्री से छोटा है तो कार्य जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। आप इस पे रख के चेक भी कर सकते हैं। आप इस पे रख के चेक कर सकते हैं कि जब थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री से कम हो तो कार्य हमेशा धनात्मक होगा। ये सारा पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम तो कहेंगे कि बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन आसानी से उठा सकता है, और ये छोटे मोटे लेकिन बहुत ही अच्छे और सबसे सरल पॉइंट्स हैं। इसको आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, इसको आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ यही अब ऋणात्मक कब होगा, इसको भी हम लोग देख लें। जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो जो कार्य होगा वो बिल्कुल ही ऋणात्मक होगा। जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो काम है, जो कार्य है, वो ऋणात्मक किस कंडीशन में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री से एबव होगा तो कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। जब हमारा थीटा 90 डिग्री से लेस होगा तो हमारा जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जब हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस कंडीशन पे जो हमारा कार्य होगा वो 0 होगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो हमारा जो कार्य था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्य को आप लोग अच्छे से भली बात समझे हैं, समझ रहे होंगे हमारी बातों को। तो आगे हम लोग देखते हैं, ऊर्जा पढ़ते हैं। ऊर्जा के बाद हम लोग पढ़ेंगे शक्ति। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एनर्जी। एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा क्या होती है। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अभी हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा बची हुई है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने और खड़ा हो पा रहा हूँ। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा एक पॉइंट होगा। ऊर्जा कहते किसे हैं, तो कार्य करने की क्षमता को। जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा उतना ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होगी, जितना कम ऊर्जा होगा उतना ही कम आपके कार्य करने की क्षमता होगी। तो इसमें यही नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं एनर्जी में। इसको आप एनर्जी भी लिख लीजिए। एनर्जी में आप लिखिए कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसी में अपना नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट डाल के इसी में लिखते हैं एरो बना के। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। यह भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, लेकिन इसमें रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है।
तो ऊर्जा जो है वो हमारा अदिश राशि है। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार कार्य का मात्रक जूल था उसी प्रकार ऊर्जा का भी मात्रक हमारा जूल होगा। तो आइए इस पॉइंट को लिख लें। ऊर्जा का मात्रक जूल है। और मैंने आपको अभी भी जस्ट पीछे बताया कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है या जूल होता है। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम सीजीएस पॉइंट में बात करें तो इसका भी जो हमारा सीजीएस में जो हमारा मात्रक होता है वो अर्ग होता है। हम इस पॉइंट को नहीं लिखवाएंगे क्योंकि मैंने इस पॉइंट को आपके सामने उस पर लिखवा दिया था, क्या बोलते हैं, कार्य में लिखवा दिया था। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। देखिए, यांत्रिक अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, ऊर्जा में भी अगर मैं यांत्रिक ऊर्जा की मैं बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि गति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का भी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में आपको पढ़ाएंगे, हम अभी फॉर्मूला पढ़ाएंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। और उसकी मैं स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो वो आपका mgh होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, तो आइए देखते हैं। फिर इसी में यांत्रिक ऊर्जा में हम बात करने जा रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार होती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी गतिज ऊर्जा, दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, देखिए, यांत्रिक ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो फर्स्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम देखते हैं अभी गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा होता है जैसे कि जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है। ये सेशन हमारा छोटा रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो पहला है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं एरो के रूप में। ये गतिज ऊर्जा क्या होता है। मैंने आपको बताया किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे, तो किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जो पावर आ जाती है, जो एनर्जी आ जाती है, सॉरी पावर कह रहे हैं, जो एनर्जी आ जाती है उसे ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में कि किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं।
अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो काइनेटिक से देखो इसे इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं कि इसको किससे दर्शाते हैं। तो इसे काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए लिख देते हैं प्रदर्शित करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया भी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो इसको लिख लेते हैं और इसको रेड बॉक्स से बंद कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², जहां m इक्वल टू द्रव्यमान। देखिए जहां पे जो m है वो हमारा द्रव्यमान है और v इक्वल टू वेग है। जो हमारा v है वो हमारा वेग है और m जो है वो हमारा द्रव्यमान है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला हमारे सामने आता है वो आता है हाफ mv²। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट। एक है कभी कभी एक लाइन में पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा इसका हल्का सा डेरिवेशन है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि संवेग को इतना गुना करने पे आपकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या द्रव्यमान को इतना गुना बढ़ाने पे आपकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा गतिज ऊर्जा और संवेग के बारे में थोड़ा संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद उसका हम जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे थोड़ा बहुत पॉइंट लिखाएंगे, फिर सीधे चलेंगे अपनी शक्ति की ओर, स्थिति ऊर्जा की ओर। स्थिति ऊर्जा के बाद चलेंगे शक्ति की ओर, उसके बाद ही आपका सेशन खत्म हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है गतिज ऊर्जा। अभी हम आपको बताते हैं कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब लिखवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो लिखिए गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। तो लिखिए गतिज ऊर्जा, जबकि हमको पता है, आपको भी पता है के ई बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इस फार्मूला को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। अगर इसको हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन मान ले, दूसरा इक्वेशन हमको पता है कि P बराबर mv, ये भी आपको पता है कि P बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, द्रव्यमान गुणित वेग है। अगर v इक्वल टू अगर m को इधर ट्रांसफर करें तो P/m हो जाएगा। अगर हम इसको सेकेंड समीकरण मान लें, इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन मान लें और सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, तो समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो रखने पर देखते हैं कि इसके और उसके बीच में क्या संबंध आता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ की जगह पे हाफ रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। m की जगह पे m रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। लेकिन v की जगह पे P/m लिखेंगे, v की जगह पे P/m लिखेंगे। तो यहाँ पे जब v का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P/m का स्क्वायर। P/m का स्क्वायर, तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू m डॉट, ये हो जाएगा आपका P², ये आपका हो जाएगा P²। जो जैसे है उसको वैसे ही करते चले जा रहे हैं। ये आपका होगा m²। एक m से एक पावर कैंसिल हो गई, एक m से एक m कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी बची वो आपके पास बची P² डिवाइडेड बाई
2m। तो आपका जो गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध है आपका आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और यहीं से आपको खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर संवेग का मान 2 गुना कर दें, अगर संवेग का मान 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सब सीधी सी बात है कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वो बिल्कुल 4 गुनी बढ़ जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर संवेग का मान आधा कर दिया जाए, अगर संवेग का मान 1/2 कर दिया जाए, तो जब 1/2 का आप स्क्वायर करते हैं तो आता है 1/4। तो आपका जो मान आएगा गतिज ऊर्जा पे, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से आपको खूब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और बेहद ही सरल होता है। बस आपको ये संबंध, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। इसी बेस पे अभी देखिएगा कि हम आपको लिखवाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आपको इतना याद होगा। तो हमारे पास अभी तक 2 फार्मूले आए, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम इसी बेस पे आपको लिखाने जा रहे हैं कुछ पॉइंट, आप बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछा जाता है और ये रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से कई बार उसने सवाल पूछा है कि अगर ये कर दे तो क्या होगा, मास को चेंज कर दे तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, संवेग को चेंज कर दे तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अभी हम लोग देखते हैं, इसी को पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 फार्मूले आए, एक आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², दूसरा आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। पहला फार्मूला ये आया, दूसरा फार्मूला ये आया। तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं आपके सामने, एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसी पे हम पॉइंट लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी, अभी हमने आपको बताया भी, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बस इसी पॉइंट को लिखने जा रहे हैं, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना बढ़ा दे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग, यदि किसी वस्तु का संवेग जो है वो 2 गुना बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो वो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा पी स्क्वायर है, जब इसकी जगह पे हम 2 गुना रखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 4। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी 4 गुना हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है। अब हम दूसरा पॉइंट इसी में देख लेते हैं। लिखा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। देखिए, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, अब हम इस पे चलते हैं, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। क्योंकि जब हम आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी आधी हो जाएगी। तो द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी।
हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए ऐसे तो हम बहुत से पॉइंट लिखवा सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि आप हमारा इन्हीं, देखिए हम जितने भी पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं या हम जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, हम केवल इन्हीं दो फार्मूला के बेस पे लिख रहे हैं। जो हमारे पास दो फार्मूला है उसी बेस पे लिख रहे हैं। कभी इसको कम कर रहे हैं, कभी इसको ज़्यादा कर रहे हैं, कभी इसको कम कर रहे हैं, कभी इसको ज़्यादा कर रहे हैं, कभी हम संवेग को कम कर रहे हैं, कभी संवेग को ज़्यादा कर रहे हैं, कभी m को आधा गुना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आधी हो जाएगी। तो हम आपको यही बता दे रहे हैं, आप बिल्कुल इसको ऐसे ही एज टू एज जैसे लिखा हुआ है ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, अगर हम मास को हाफ गुना करेंगे, अगर हम मास को हाफ गुना करेंगे तो सीधी सी बात है m की जगह पे मुझे आधा रखना है। जब आधा रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी सीधी सी बात है आधी हो जाएगी। अगर हम वेग की बात करें, अगर किसी वस्तु का जो वेग है अगर उसको हम 2 गुना करते हैं तो सीधी सी बात है कि v बराबर v की जगह पे हम 2 रखेंगे, और जब 2 रखेंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। जो उसका हमारा स्क्वायर होगा वो हमारा 4 हो जाएगा, और जब हमारा 4 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम आगे की बात करें, अब हमारा mv स्क्वायर, अगर हम मान लीजिए किसी वस्तु का जो वेग है अगर उसको आधा गुना बढ़ाए, आधा गुना, जिसका मतलब है कि हमको जो v की वैल्यू है उसकी जगह पे हमको आधा रखना होगा। जब हम आधा रखेंगे 1/2 रखेंगे तो 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 1/4 आएगा। जब 1/4 आएगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगी। ये तो रही पहले वाले फार्मूला के बेस पे। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और संवेग के संबंध के बेस पे पॉइंट्स की बात। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है p स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2m, चाहे आप यहाँ से मास की तुलना कर लीजिएगा द्रव्यमान का, चाहे आप यहाँ से द्रव्यमान की तुलना कर लीजिएगा, दोनों बिल्कुल अपने हिसाब से सेम बैठेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे संवेग की। तो यहाँ पे जो संवेग है, जब संवेग को हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमको p की जगह पे 2 रखना है, और जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। इसी प्रकार जब हम p का मान लीजिए 1/3 रखते हैं, 1/3 रखते हैं कि अगर हम संवेग का मान 1/3 कर दें या 1/3 बढ़ा दें, 1/3 कर दें संवेग का मान, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग समझिए और आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि जब 1/3 करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर तो 1 क्या आएगा, 1/9 आएगा, 1/9 आएगा। इसका मतलब जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो 1/9 कम हो जाएगी, इतने गुना वो कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको लिख लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा को लेके। स्थितिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मैंने आपको बताया कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बारे में हम भी पॉइंट लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए हम चलते हैं स्थिति ऊर्जा में, इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। किसी वस्तु के स्थिति, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा आती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला कुछ देख लिया जाए, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसे पोटेंशियल एनर्जी से, जैसे काइनेटिक एनर्जी में के से प्रदर्शित करते थे उसी प्रकार इसे पी से प्रदर्शित करते हैं।
पी का पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। आप ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप उसको ले लीजिए, बांध के द्वारा जो जल को रोका जाता है। अब इसी बात को देख लीजिए कि हमारे बांध कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, और हम जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब कि बांध के पीछे जितना ज़्यादा रिजर्वायर होगा, जितना बड़ा रिजर्वायर होगा, मीन्स जितना पानी इकट्ठा होगा, और उस पानी के द्वारा जो हाइट प्राप्त होगी, तो जब जितनी हाइट प्राप्त होगी, जितनी ज़्यादा हाइट प्राप्त होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके द्वारा बांध के द्वारा जितना मास इकट्ठा होगा, जितना द्रव्यमान इकट्ठा होगा जल का, उसके द्वारा सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी। तो जितना ज़्यादा आप देखिए, स्थितिज ऊर्जा, मास बढ़ाने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, हाइट बढ़ाने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और यहाँ पे जो जी है हमारा, वो है हमारा गुरुत्वीकरण। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान इन तीनों पे डिपेंड करता है, एम, जी और एच। इसीलिए जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितनी ज़्यादा उसका मास होगा उस वस्तु की, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। इसीलिए जब बांध के द्वारा पानी को छोड़ा जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। तो आइए हम अपने इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं। इसको भी लिख देते हैं कि जहाँ m इक्वल टू द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीकरण, और h बराबर ऊंचाई। तो आइए हम देखते हैं कुछ और इसके कुछ उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी। अभी भी मैंने इसके बारे में आपसे जिक्र किया कि जब बांध के द्वारा पानी को इकट्ठा, बांध बना के जब पानी को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे जैसे पानी का हाइट ऊपर की ओर उठता जाता है और खूब ज़्यादा मास इकट्ठा होता जाता है, मीन्स द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान जितना ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है, उसके साथ जैसे से वो हाइट को गेन करता जाता है, मीन्स प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती जाती है। तो वही यहीं पे लिखा गया है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी। दूसरा देख लेते हैं, जब हम धनुष को खींचते हैं तो उसके द्वारा भी एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। तनी हुई धनुष, स्प्रिंग। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत है, इतना भी लिखवा दे तो बहुत है। और तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, उसमें स्थिति ऊर्जा रहती है, हमारी स्टोर रहती है। तनी हुई धनुष रहती है, उसमें भी स्थिति ऊर्जा स्टोर रहती है। उसके बाद स्प्रिंग आदि। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास एक थोड़ा सा डेटा है जो कि पूछते हैं, जैसे कि डायनेमो वगैरह है, कि उपकरण और उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में हो रहा है। यहाँ से कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इसको भी ना छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पूछा जाता है। जैसे कभी कभी डायनेमो में कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि डायनेमो होता क्या है। अगर डायनेमो होता है तो इलेक्ट्रिक से यांत्रिक में या यांत्रिक से विद्युत में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आगे हम लोग देखते चलते हैं कि एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में कैसे रूपांतरण या किस रूप में रूपांतरण हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। ज़्यादा हमें 5-6 है। उसके बाद शक्ति का छोटा सा टॉपिक है, उसको जल्दी से कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी टॉपिक ये लोग खत्म कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इधर लिखते हैं
उपकरण, किस उपकरण में किस ऊर्जा का कैसे रूपांतरण हुआ है उसको देखेंगे, थोड़ा दिलचस्प भी है। तो उपकरण और इधर लिखेंगे ऊर्जा का रूपांतरण, किस ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण हुआ है। तो आइए, जैसे पहला ही हम लोग डालते हैं डायनमो। देखिए डायनमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ये डायनमो जो होता है यंत्र, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो ये जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है मोटर। जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर हम मोटर के बाद की बात करें, जनरेटर की, जो हमारा जनरेटर होता है वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनरेटर हो गया, जनरेटर के बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में क्या होता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जब हम लोग यहाँ से बोलते हैं तो माइक्रोफोन क्या करता है, जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो जब हम यहाँ से बोलते हैं तो ध्वनि को वो एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है, तब जाके वो सही ढंग से काम कर पाता है। तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मोमबत्ती। मोमबत्ती की मैं बात करूं तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो हमारा मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो मोमबत्ती लिख लीजिए। मोमबत्ती के बाद हम लोग लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है कौन, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा मेरा नेक्स्ट सोलर सेल। देखिए सोलर सेल क्या करता है कि हमारा जो भी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो हमारा सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं तो इसको मिला देते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल जो है वो हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 2-3 और बचे हैं उसको भी दिखा देते हैं, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा शक्ति है उसके बारे में भी अभी देख लेते हैं, जिसको पावर भी कहते हैं, अभी देखते हैं हम लोग। तो उपकरण में हम लोगों ने देख लिया। तो विद्युत बल, अब बचा है हमारा विद्युत बल।
आप लोग बताइए विद्युत बल्ब क्या करता है। विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है, देखिए लाइट आती है, विद्युत बल्ब को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा को यार विद्युत ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वैसे विद्युत बल्ब वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डायनेमो हो गया, आपका जनरेटर हो गया, पूछता है कभी कभार पूछता है, सोलर सेल हो गया, मोमबत्ती हो गया, इनके बारे में कभी कभी आपसे पूछता है। तो विद्युत बल्ब हो गया। विद्युत बल्ब के बाद हम देखते हैं सितार वादक, सितार एक यंत्र है, म्यूजिक यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये आपका जो उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण था ये मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है आपका पावर। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और शक्ति कैसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और वहीं पे कार्य करने की जो दर है कि एकांक समय में वो कितना कार्य कर ले रहा है उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शक्ति, उसके पास कितनी शक्ति है, कितना तेजी से काम कर ले रहा है, देखते हैं शक्ति के बारे में। पावर, तो मैंने आपको बताया कि कार्य करने का जो दर होता है P बराबर W/T, एकांक समय में वो कितना कार्य को कर ले रहा है उसी को शक्ति कहा जाता है। तो आइए इसको पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, P बराबर W/T। तो कार्य को, शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है जहां W इक्वल टू कार्य है, जहां W कार्य है और जो T है हमारा वो है समय। तो कार्य करने की जो दर है उसी को शक्ति कहा जाता है। इसको आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, P बराबर W/T। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये थोड़ा सा इतिहास और वगैरह के बारे में देखिए। इसका दूसरा मात्रक और भी है, इसका अन्य मात्रक। जैसे कार्य का मात्रक मैंने आपको बताया था कि जूल होता है और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है, इसलिए इसका अन्य मात्रक भी आप लिख सकते हैं। इसका अन्य मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, यहां लिख दिया मैंने जूल। समय का मात्रक सेकंड, इसका जो अन्य मात्रक आया वो जूल पर सेकंड, और इसी को वाट भी कहा जाता है। 1 जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है। इसका अन्य मात्रक जूल पर सेकंड है। इसका जो अन्य मात्रक है वो हमारा जूल पर सेकंड भी है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख लेते हैं। इसका अन्य जो मात्रक है वो जूल पर सेकंड भी है, और एक मात्रक और है
अश्व शक्ति, जिसको हार्स पावर भी कहते हैं, और 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसी के साथ इसको मेंशन कर दे रहे हैं। इसका एक और अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी है। अश्व शक्ति मतलब हार्स पावर, तो 1 हार्स पावर बराबर 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। इसको आप लोग रेड बॉक्स में बंद कर दीजिए और पता भी होगा आप लोगों को। तो 1 हार्स पावर बराबर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं, और जो कि शक्ति का जो है हमारा मात्रक भी है। तो कभी कभी आपसे वाट घंटा के बारे में भी पूछ लिया जाता है, इसको वहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हमारा आज का सेशन शेयर करिए, अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।